ये कहानी राइटर की रजामंदी से ली गई है। कोई भी इसे चुराने की कोशिश ना करे, वरना आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ता है। प्रकाश जी अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे खड़े होकर नम आंखों से उन्हें निहार रहे थे और साथ ही उनकी तस्वीर से शिकायत करते जा रहे थे। क्यों चली गई तुम, मुझे इस मतलबी दुनिया में छोड़कर अकेले? जिस बेटे की याद में तुमने तड़प तड़प पर प्राण त्याग दिए, उसने एक बार भी पलटकर अपने इस बदनसीब बाप को नहीं देखा। सुन रही हो ना? तुमसे ही कह रहा हूँ, कोई तो इशारा कर दो कि मेरी बात सुन रही हो तुम। कहते कहते प्रकाश जी फुट फुट कर रोने लगे। तभी हवा का एक झोंका आया और सुधा जी की फोटो पर लगी माला हवा के झोंके से हिलने लगी। प्रकाश जी अपनी धोती की कोर से चश्मा साफ कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि माला हिल रही है और उनकी सिफारिश सुन ली गई है। हाँ हाँ, समझ गया सुधा, तुम्हारा इशारा। ठीक है, अब नहीं रोऊंगा, जा रहा हूँ नाश्ता करने। बड़ी बहू ने नाश्ता लगा दिया होगा, फिर सभी ऑफिस चले जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। एक दिशा में देखते हुए वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उनके बेटे ने उनकी बातें सुन ली थी। अपनी पिता का ऐसा हाल देखकर मोहित को बहुत बुरा लगा। वह चाहकर भी अपने पिता को इतना समय नहीं दे पाता था कि उनका यह अकेलापन दूर कर सके। माँ के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी प्रकाश जी के बड़े बेटे और बहू के ऊपर आ गई थी। प्रकाश जी और सुधा जी के दो बेटे थे। दोनों अपने बच्चों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। प्रकाश जी का अपना बिजनेस था, उनकी अपनी फैक्ट्री थी। खाने पीने की घर में कोई कमी नहीं थी। वक्त के साथ साथ दोनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन दोनों ही पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। इसलिए अपने पिता के बिजनेस में दोनों हाथ बटाने लगे और अपनी मेहनत और जुनून से अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक ले गए। बेटे को अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते देख सुधा जी और प्रकाश जी ने दोनों बेटों की शादी करने की सोची। बड़े बेटे की शादी सुधा जी ने अपनी सहेली की बेटी रीता से की। दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते थे और रीना भी यश जी और प्रकाश जी का बहुत मान सम्मान करती थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रीता ने ससुराल आते ही कुछ ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब बारी थी छोटे बेटे विकास की। विकास ने पहले ही बोल दिया कि वह किसी लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। सुधा जी और प्रकाश जी को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उसकी खुशी के लिए उन्होंने मजबूरी में हाँ बोल दिया। दोनों की शादी करवा दी गई। चारों बेटा बहू अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे और प्रकाश जी अपने बेटे बहू को खुश देखकर खुश हो जाते। बेटों को जिम्मेदारियां संभालते देख प्रकाश जी ने सब काम बेटों को सौंप दिया। बेटे भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बिजनेस को दिन ब दिन ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे थे। सब लोग उनके घर की तारीफ किया नहीं थकते थे। एक दिन छोटी बहू की माँ उससे मिलने ससुराल पहुंची और उसने अपने दामाद को जब इतनी मेहनत करते देखा तो पता नहीं उसने अपनी बेटी के कान में ऐसी क्या उल्टी सीधी बातें भरी कि बहू बंटवारे की जिद करने लगी। धीरे धीरे घर में कलह का वातावरण होने लगा। एक दिन प्रकाश जी के कानों में जब बेटे बहू की बातें पड़ी तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। बहू बोल रही थी, बड़े भैया को देखो कैसे सारी फैक्ट्री पर दांत जमाई हुई है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आगे पीछे घुमा रखा है। चलती तो फैक्ट्री में सिर्फ उनकी है। वह जो बोले वही होता है, चाहे हमारे घर हो या फैक्ट्री। तुम भैया से कुछ कहते क्यों नहीं? क्या जिंदगी भर हम उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे? आखिर हमारा भी अपना वजूद है। छोटी बहू सीमा अपने पति विकास से बोली। विकास बोला, सीमा तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मोहित भैया कोई भी काम करने से पहले मुझसे ज़रूर पूछते हैं। अगर मैं भी हामी भरता हूँ तभी वह काम को आगे बढ़ाते हैं। ना जाने तुम हमेशा उन्हें क्यों गलत समझती हो। मोहित और विकास दोनों ही मिलकर अपने पिता की ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री संभालते थे। दोनों भाइयों की जोड़ी को परिवार वाले राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे
और बड़ी भाभी रीता बह भी घर की साक्षात लक्ष्मी थी, जिसने इस घर को जोड़े रखा। मगर छोटे भाई विकास की पत्नी सीमा हमेशा घर में सब पर चिड़ी हुई रहती। उसका एक कारण उसका अपने मायके के प्रति ज़्यादा लगाव था। उसे लगता घर में सिर्फ जेठ जेठानी का हुक्म चलता है, मेरा और विकास का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है। जब से बहू की मम्मी उससे मिलकर गई थी, तब से तो उसने बस जिद ही पकड़ ली। विकास ने सीमा को समझाने की कोशिश की, पर सीमा बोली, विकास कब तक इन लोगों के आगे पीछे घूमते रहेंगे? अब मुझसे सहन नहीं होता। हमें अपना अलग घर बसा लेना चाहिए। यहाँ की फैक्ट्री में आखिर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मोहित भैया का। तुम उनसे आज ही बात कर लो कि तुम अपना अलग व्यापार और घर चाहते हो। हम दोनों मेरे मायके के वही पास में अपना अलग एक घर ले लेंगे और नई फैक्ट्री लगवाने में मेरा भाई आलोक तुम्हारी मदद कर देगा, क्योंकि उसे वहाँ सारी जगह की जानकारी है। और रही बात तुम्हारे माँ बाबूजी की, तो उन्हें दोनों भाई 6-6 महीने रखेंगे ताकि किसी को शिकायत का मौका ना हो। विकास भी अब अपनी पत्नी के आगे हार मान चुका था, क्योंकि सीमा सुबह से शाम तक संयुक्त परिवार से अलग होने की ही बातें करती और विकास के मना करने के बाद दोनों में खूब लड़ाई होती। दोनों का वैवाहिक जीवन ऐसी कगार पर आ गया था जहां सीमा शादी के गठबंधन को भी हमेशा के लिए तोड़ने को तैयार हो गई थी। बात तलाक तक आ जाती। इसलिए विकास ने भी सोचा कि आज मोहित भैया से बात कर ही लेता हूँ। और वैसे भी वह भी यह जानता था कि फैक्ट्री में उनकी ही चलती है। उसने भी पूरे मालिक बनने के सपने देखे थे, जिसे वह भी पूरा होते देखना चाहता था, बस कभी हिम्मत ना करके बोल नहीं पाया था। तो आज उसने भी सोच लिया कि आखिर कभी ना कभी तो अलग होना ही है, तो अभी क्यों नहीं। आज फैक्ट्री में देर से पहुंचा और पहले तो कुछ ना बोला, मगर जैसे ही दोनों भाई आमने सामने खाना खाने बैठे, विकास बोल पड़ा, भैया इस फैक्ट्री में मेरा भी बराबर का हक होने के नाते मैं ये फैक्ट्री बेचना चाहता हूँ, और यहाँ से जो भी पैसा मिलेगा उसे हम बांट लेंगे ताकि अपनी अलग अलग फैक्ट्री खड़ी कर सकें और अपनी फैक्ट्री के इकलौते मालिक बन सकें। मोहित यह सुनकर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर शांति से बोला, भाई अलग होकर तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं अभी हल कर दिए देता हूँ, मगर यूँ अलग होने की बात मत करो। एकता में शक्ति होती है। विकास मेरे भाई, ये बात हमारे माँ बाबूजी से ही सीखी है। विकास मोहित को झटकते हुए बोला, बस भैया यह सब सुन सुनकर मैं भी परेशान हो गया हूँ। मुझे बंटवारा चाहिए बस, ताकि मैं और सीमा अपने अलग दुनिया बसा सकें। और आज के ज़माने में इतने बड़े संयुक्त परिवार में भला कौन रहता है? यहाँ कोई आज़ादी नहीं मिलती। आप और बड़ी भाभी के आदेशों पर अब मैं और सीमा और नहीं चल सकते। बस हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। मोहित यूं जमी जमाई फैक्ट्री बेचना नहीं चाहता था। वह जानता था इस फैक्ट्री को खड़ी करने में उसके पापा की कितनी मेहनत लगी है, मगर विकास इस बार जिद पर अड़ा था। बात घर में माँ सुधा जी और बाबूजी प्रकाश जी के कानों तक पहुंची तो प्रकाश जी ने विकास को बुलाकर कहा, बेटा ये मत भूलो कि 1 और 1 11 होते हैं। एकता में ही शक्ति है। बसे बसाए व्यापार और घर को यूं आग में झोंक रहे हो। अगर तुम दोनों अलग होगे तो एकता भी टूट जाएगी। इस फैक्ट्री को खड़े करने में मुझे सालों लग गए और अपने स्वार्थ के लिए तुम सालों की मेहनत पल भर में तोड़ देना चाहते हो। विकास चुपचाप खड़ा था तो सीमा आई और बोली, ठीक है फैक्ट्री मत बेचिए, हमें इस फैक्ट्री का जो मार्केट प्राइस चल रहा है उतना आधा पैसा दे दीजिए। और ये जमी जमाई फैक्ट्री है तो इसका नाम मार्केट में अच्छा है, हमें उस नाम का भी अलग पैसा दे दीजिए ताकि हम अलग जाकर बस सकें और उस फैक्ट्री पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा। मोहित की पत्नी रीता बोली, सीमा एक बार फिर सोच लो, जितना एकता में फ़ायदा है उतना अकेले रहकर नहीं। मगर विकास बात काटते हुए बोला, सीमा सही कह रही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। ना चाहते हुए भी प्रकाश जी ने मोहित को व्यापार अलग अलग करने की सलाह दी।
मार्केट में व्यक्ति का भाव 4 करोड़ था, जिसमें से मोहित ने 2 करोड़ तो दे दिए ही, साथ में जमी जमाई फैक्ट्री छोड़ने के 50 लाख और दिए, ताकि कल के दिन विकास के मन में कोई मलाल ना रह जाए। विकास और सीमा खुश हो गए और सीमा ने अपने भाई की मदद से अपने मायके के पास ही घर खरीदा और वहीं नई फैक्ट्री लगवा ली। सुधा जी ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, अपनी कस्में तक दे दी थी कि बेटा इस बुढ़ापे में मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन बेटे ने उनकी एक ना सुनी और वह अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त ना कर सकी। दिल के मरीज तो वह पहले से ही थी, लेकिन अब बेटे की जुदाई ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। एक दिन वह ऐसे सोई कि अगले दिन उठ ही ना सकी। प्रकाश जी अपनी पत्नी के चले जाने से बिल्कुल अकेले हो गए थे। बड़ी बहू और बड़ा बेटा उनका बहुत ध्यान रखता, मगर बेटा बहू कितना भी ध्यान रख ले, एक जीवन साथी की जगह कोई नहीं ले सकता। बहू बेटा ऑफिस चले जाते तो प्रकाश जी घर पर अकेले रह जाते थे और यही अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ने लगा था। कितना समझाया था प्रकाश जी ने सुधा जी को कि सुधा, बुढ़ापे में बेटे का इतना मोह मत करो, बुढ़ापा किसी का सगा नहीं होता। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके पास कोई बैठना तो दूर, उसके आसपास भी भटकना नहीं चाहता। मोहित बेटा कहाँ खो गए? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। प्रकाश जी की आवाज़ से मोहित का ध्यान टूटा। पापा जी, आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है, जल्दी से खा लीजिए। और आज आपके बचपन के दोस्त आने वाले हैं, उन्होंने फ़ोन किया था। आपका फ़ोन शायद बिज़ी था, रीता एक सुर में बोले जा रही थी। तब तो मज़ा आ जाएगा बेटा, मैंने नाश्ता और चाय बना दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अब चलती हूँ पापा जी। आप चल रहे हैं ना? मेरी मीटिंग लेट है तो तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मोहित प्रकाश जी के पास आकर बैठ गया। तभी रीता ने इशारे से मोहित को पास बुलाया। कोई बात है क्या? मुझे लग रहा है पापा जी आज कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। मोहित ने रीता को सारी बात बता दी। रीता भी बहुत दुखी हो गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि पापा जी को हमसे रोज़ ही ज़रूरतों के अलावा भी समय चाहिए। शायद कभी यह चीज़ दिखी नहीं या महसूस नहीं की, इसलिए पापा जी ने भी खुद को खुद तक सीमित रख लिया है। पर क्या कर सकते हैं, हम लोग भी सारा दिन अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और पापा जी को इतना टाइम नहीं दे पाते। मोहित बोला, ज़्यादा कुछ नहीं करना है रीता, बस पापा को थोड़ा समय देना होगा और उन्हें बिजी रखना होगा। माँ की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, पर अपने प्यार से उन्हें बांध कर ज़रूर रख सकते हैं। पर मोहित, प्यार तो हम सब पापा जी से बहुत करते हैं, लेकिन रीता वह दिखाना और बताना भी ज़रूरी है। फिर आज मैं भी ऑफिस लेट से जाऊंगा या ऑनलाइन ही काम कर लूँगी। चलो फिर पापा, आज हम लोग पिकनिक पर चलें। पर बेटा, लोगों का ऑफिस सब हो जाएगा पापा जी, आज फैमिली टाइम, हम लोग आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, पर आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा, आप अंकल लोगों को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, जो पास के कोचिंग सेंटर में फ्री ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं? आपका समय एक अच्छे काम लग जाएगा और आपका मन भी लगेगा। लगता है आज बच्चों ने मेरी और अपनी माँ की बात सुन ली। सॉरी पापा। सॉरी की बात नहीं है बेटा, तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा, क्या यह कम बात है मेरे लिए? वो तो मैं ज़्यादा बाबुक हो गया था शायद, और मुझे भी तो समझना होगा। अच्छा छोड़ो, पिकनिक पर चलते हैं और गोला ज़रूर खाएंगे। पापा जी, ठंड से आपको एलर्जी है ना? दोनों ने एक साथ कहा। हाँ हाँ, अच्छा, गर्म करके खा लूँगा। प्रकाश जी की बात सुनकर सभी ढाका मारकर हंसने लगे। सब लोग पिकनिक पर गए और बहुत मज़ा किया। घर लौटकर मोहित रीता से बोला, काश विकास ने अलग होने की बात ना की होती तो माँ आज हमारे साथ होती और हमारा घर में भी खुशियों की पहले जैसी चहल पहल होती। आज विकास को गए पूरे 5 साल बीत गए, मगर विकास की फैक्ट्री ना जम पाई, क्योंकि उस फैक्ट्री में मोहित का दिमाग चलता था, जो दिमाग विकास नहीं चलाना जानता था। विकास मोहित के फैसलों पर हामी भरता था, मगर मालिक बनने के सपने ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी ओर सीमा भी घर के काम अकेले नहीं संभाल पा रही थी।
वह बड़ी भाभी की मदद से सारा काम दोनों बांट कर लेती थी, तो सीमा को पता ही नहीं चलता था। सीमा और विकास मोहित रीता के आगे बहुत गिड़गिड़ाए कि हमें हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हम फिर से इस घर में रहना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन मोहित ने उन्हें अब अपने साथ काम करने और अपने घर में अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसी की वजह से उसने माँ को उसकी याद में तड़प तड़प कर मरते देखा था। तब इसी बेटे ने एक बार भी माँ को आकर देखा था। दोनों चुपचाप शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। आज सीमा और विकास के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। उधर प्रकाश जी अपने बेटे बहू से बोले, बेटा तुम लोगों ने सही कहा था, मैं भी अपने यार दोस्तों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर इस बुढ़ापे में मैं कोई नेकी का काम करके लोगों का भला कर सकता हूँ तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे बहू खुश हो गए। अगले दिन से ही प्रकाश जी ने अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लिया फ्री ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इधर बेटा बहू प्रकाश जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करते। धीरे धीरे प्रकाश जी का अकेलापन दूर होने लगा और वह अपने बेटे बहू के साथ खुश रहने लगे। अब रीता ने एक बेटे को जन्म दिया तो प्रकाश जी बहुत खुश हुए। ट्यूशन पढ़ाकर आने के बाद दिन भर बस अपने पोते के साथ मस्ती करते रहते। यह देखकर उनके बेटे बहू को बड़ी खुशी मिलती कि चलो पापा के जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।